चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था डी ब्रोई? लास्ट में क्या पढ़ा था? बस क्वेश्चन ही करे थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी तो किया था। चलो आज की क्लास है हम लोग करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत छोटा है और एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी बात समझनी है और प्रिंसिपल खत्म। हाइजेनबर्ग ने बोला था ट्रेजेक्ट्री, समझते हैं ट्रेजेक्ट्री? किसी भी पार्टिकल का पाथ, उसकी वेलोसिटी, उसका पोजीशन, किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट से उसकी पोजीशन डिस्टेंस अगर हम देखना चाहें उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट। यानी अगर हम उसका वेलोसिटी देखते हैं और उसका डायरेक्शन देखते हैं, उसका पोजीशन देखते हैं, जैसे मान लो हमने बोला कि ये कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट है और इसके चारों तरफ ये कोई चक्कर लगा रहा है। अब इसकी ये वाले पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की, मान लो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन की हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे कितनी वेलोसिटी से चल रहा है उसको हम देखना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो हाइजेनबर्ग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और ऐसा देखा कि अगर किसी मोमेंट पे आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल, उसकी आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लो एक्यूरेट, और उसका पोजीशन भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लो, तो देखा गया कि अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाते हो तो उसकी वेलोसिटी में एरर आता है, और अगर वेलोसिटी एक्यूरेटली करेक्ट कैलकुलेट कर पाते हो तो उसके पोजीशन में एरर आता है। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली, अगर किसी एक मोमेंट पे आप चाहो कि दोनों में एक्यूरेसी आ जाए, दोनों के मेजरमेंट में एक्यूरेसी आ जाए, तो वो देखने को नहीं मिलती है। पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी थी, पोजीशन में जो एरर आ रहा था उसको इन्होंने बोला डेल्टा एक्स, और जो मोमेंटम में एरर आ रहा था, मास इनटू वेलोसिटी में जो एरर आ रहा था, जो अनसर्टेनिटी आ रही थी, उसको बोला इन्होंने डेल्टा पी, और एक फॉर्मूला डेराइव किया, बोला डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 4 पाई। ये वैल्यू निकाली इन्होंने और बोला कि NH अपॉन 4 पाई के या तो इक्वल होगा इसका मल्टीप्लीकेशन, या ये ज्यादा होगा इसके मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन किसका किसका लिया था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। रूल क्या था इनका, प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ये था कि किसी एक मोमेंट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी को भी, या वेलोसिटी की जगह आप मोमेंटम वर्ड भी यूज कर सकते हो, मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहो और पोजीशन कैलकुलेट करना चाहो, तो दोनों के दोनों एक साथ आप एक्यूरेटली करेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक अगर सही निकलेगा तो दूसरे में क्या आ जाएगी, एरर, दूसरा अगर सही निकलेगा तो पहले वाले में एरर आएगी। ठीक है, और वो एरर, वो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, उसका मल्टीप्लिकेशन निकाला, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा v, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाला, NH अपॉन 4 पाई के इक्वल या NH अपॉन 4 पाई से ज्यादा। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी रूल और अनसर्टेनिटी फॉर्मूला। तो पहले रूल लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल, बिल्कुल छोटे हैं, बहुत कम आते हैं। According to this principle, we cannot calculate momentum, ब्रैकेट में लिख लेना, वेलोसिटी
of electron and position of electron at same moment accurately. If one is calculated, if one is calculated accurate, then other have error. अगर एक कैलकुलेट कर लोगे एक्यूरेटली किसी टाइम पे, तो दूसरे में क्या आएगा? एरर आएगा. ठीक है. अगर मोमेंटम सही से कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन में एरर आ जाएगी. अगर पोजीशन सही से कैलकुलेट कर लिया तो मोमेंटम में एरर आ जाएगी. किसी एक टाइम पे दोनों को साइमल्टेनियसली आप करेक्टली मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. इसके लिए इन्होंने बताया डेल्टा एक्स लिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी को माना अनसर्टेनिटी, हाँ कैपिटल पी मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. अगर इसकी जगह वेलोसिटी यूज करोगे तो डेल्टा वी लोगे. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एम यूज करेंगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच होगा प्लैंक्स कांस्टेंट. एन होगा शेल नंबर. फॉर्मूला है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एच अपॉन 4 पाई. एन है शेल नंबर, एच है प्लैंक कांस्टेंट. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी. तो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा V. तो यहाँ पे डेल्टा P की जगह अगर हम लिख लें m इंटू डेल्टा V, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा एच अपॉन 4 पाई के. अगर m को इस तरफ ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा V आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 4 पाई m. दो फॉर्मूला है, याद रखेंगे, एक ये वाला और एक n होता है शेल नंबर और इसकी वैल्यू क्या होती है? शेल नंबर है और क्या है? इंटीजर. पहला शेल है तो इसकी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n की जगह 1 आ जाएगा h अपॉन 4 पाई. मान लो फर्स्ट सेल के लिए लिखना है आपको, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. सेकेंड शेल के लिए अगर लिखना है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो n की जगह क्या ला देंगे? 2h अपॉन 4 पाई. थर्ड के लिए तो 3h अपॉन 4 पाई है. सेकेंड वाला भी यूज करेंगे. एक ही फॉर्मूला के 3 फॉर्मेट है. स्टार बना के लिख लो, दिस इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ये नहीं बड़े सी 2 किलो की बॉल पे लगा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. जैसे डी ब्रॉय माइक्रोस्कोपिक के लिए था ना,
only valid for microscopic particles. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है। इसमें दे नहीं रखा इसका कोई। नोट कर लिया? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, एक क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, हाइजेनबर्ग का नाम लें तो भी यही प्रिंसिपल की बात हो रही है, ना लें तो भी यही बात हो रही है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का ही है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखें या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखें, एक ही बात है। एक्सप्रेशन दिया हुआ है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ऑप्शनल क्वेश्चन है अपना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू दे रखा है एच अपॉन 4 पाई। सेकेंड दे रखा है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सी ऑप्शन दे रखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन पी। और डी ऑप्शन है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन पी। ये दे रखा, सब में ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला साइन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन कौन कौन सा हो सकता है ये बताना है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ये तो फॉर श्योर है ही, ये तो अभी अभी पढ़ाई है हमने। अब डेल्टा ई में भी कोई फॉर्मेट हो सकता है क्या? डेल्टा ई को एनर्जी मान लो, मल्टीपल करेक्ट अगर क्वेश्चन है। एन हटा दिया है, शेल नंबर 1 मान लिया है, एन नहीं लिया इसका मतलब शेल नंबर 1 की बात। कुछ और बन सकता है, देखिए। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई या डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन पी, ऐसा कुछ बन सकता। बी हो सकता है, कैसे? कैसे, ये भी तो बताना होगा।
ई को काइनेटिक एनर्जी मान लो, डेल्टा ई काइनेटिक एनर्जी एज्यूम करो। कुछ एक्सप्रेशन बन सकता है क्या? डायमेंशन इक्वल होगी, चेक करो, चेक करो। गौरांगी क्या कर रही हो? सवाल पे ध्यान देना है। देखो कैसे, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर सेकंड वाले को देखो, सेकंड ऑप्शन को देखो, डेल्टा इज इंटू डेल्टा टी, इसकी वैल्यू लेनी है अपने को, है ना। अब डेल्टा ई को अगर काइनेटिक एनर्जी मान रहे हो तो हाफ डेल्टा ई ले रहे हो तो वेलोसिटी भी डेल्टा वी लेनी पड़ेगी, डेल्टा वी का स्क्वायर ये लिख सकते हैं हम लोग, इंटू डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाफ एम डेल्टा वी। अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। अगर डेल्टा वी लिख रहे हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? तो डेल्टा वी की जगह डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख दें, क्या कहते हो? बोलो बच्चों। अब ये वाला डेल्टा टी एक डेल्टा टी से कट जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाला डेल्टा टी तो कट गया, यहाँ डेल्टा टी बचा। ठीक, अब क्या करें, हाफ एम, अब इसको लिख लो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तोड़ करके, और एक डेल्टा एक्स बाहर ले लो, कर सकते हैं ऐसा। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को क्या लिखा है हमने, डेल्टा वी लिखा है, तो यहाँ पे अपना क्या बन सकता है, एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। एम इंटू डेल्टा वी हमने क्या लिया था, डेल्टा पी को लिया था एम इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन अपनी क्या बन गई, यहाँ पे एक्सप्रेशन अपनी क्या बन रही, हाफ एम इंटू डेल्टा वी को लिख दिया डेल्टा पी डेल्टा एक्स। अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये हाफ, ये कांस्टेंट ही तो नहीं है, ये एक नंबर है, इसको भी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये केवल यही तो नहीं है, ये तो है ही डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है अपना h अपॉन 4 पाई, यही तो है, तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। हाफ को नेग्लेक्ट करते हुए ये एक्सप्रेशन बन सकता। तो दो आंसर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखा, एनर्जी फॉर्मेट में लिखा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और ओरिजिनल जो था वो कौन सा था, फर्स्ट वाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4। थोड़ा अटपटा सवाल था, हाफ कांस्टेंट है क्योंकि एक नंबर है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी लोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर ही लोगे, तो एक नंबर हो गया, नंबर को नेग्लेक्ट कर दिया। अगली तरफ भी जाएगा तो h में मल्टीप्लाई होके एक कांस्टेंट वैल्यू ही बनेगी। अगर फॉर्मूला बना रहे हो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, तो हमेशा जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो जो 2 दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई होने, वो तो हमेशा रहेगा फॉर्मूला में, तो h से मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है बात बच्चा पार्टी, पक्का? एक और छोटा न्यूमेरिकल करो इस पे, फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल खत्म।
नोट करना है, जल्दी करिए। किसको नोट करना रह गया? गरिमा नोट कर लिया? अभी नहीं। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? चल, अगला क्वेश्चन नोट करो। इसमें एक सवाल करेंगे और फिर बोर मॉडल पे मूव करेंगे। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है इफ डेल्टा वी इज 0.1%. If delta V is 0.1%, take velocity of electron. Velocity of electron is equal to 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second. Mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. देखो इसमें डेल्टा वी दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है डेल्टा वी, है ना, और आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो एग्जैक्ट डेल्टा वी की वैल्यू निकलेगी आपकी। एग्जैक्ट जो डेल्टा वी की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी वेलोसिटी जो दे रखी है मल्टीप्लाइड बाय उसका ये जो परसेंटेज दे रखा है इससे। v की वैल्यू कितनी है? 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6। परसेंटेज कितना है? 0.1%। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, 0.1 डिवाइडेड बाई 100। अब आपका क्या आ गया वैल्यू डेल्टा v का? आप डेल्टा x निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। n की जगह 1 रख दीजिएगा, h अपॉन 4 पाई के इक्वल कर दीजिए। h की वैल्यू अपने मन से लगा लीजिए, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लीजिए। वैल्यू कैसे आएगी अपनी? डेल्टा वी निकल गया तो फॉर्मूला लगा दें, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे जब सॉल्व करना है? तो इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब आपको निकालना है डेल्टा एक्स, तो एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा। सॉल्व कर लेंगे। लंबी कैलकुलेशन है, आंसर मैं बता देती हूँ। 262 पॉइंट में आ रहा है कुछ, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 में आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग कैलकुलेशन है, अप्रॉक्स में मैंने बता दिया आपको। एग्जाम में अक्सर करके डेटा वगैरह थोड़ा ऐसे दे देते हैं कि कट वट जाए, जैसे 2.2 कट जाएगा 6.6 से, है ना,
फिर नीचे 3.14 है, अगर अप्रोक्सीमेशन ले लो तो 3.14 को 3 के इक्वल कर लो। फिर और क्या है, 4 है नीचे, और फिर 9.1 वाली वैल्यू है, अगर उसको 9 ले लो, है ना, इस तरीके से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके नोट कर लीजिए। प्रोसेस समझ आ गया? कहाँ 4 है? नोट कर लीजिए, फिर बोर मॉडल स्टार्ट किया जाए। बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं ना बोर मॉडल का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जेई में क्वेश्चन इसी से है, बोर मॉडल। नीट में थोड़ा ज्यादा सस्ते सवाल आते हैं, बोर मॉडल से भी आएंगे, पर इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा क्या होता है, इतना सारा क्या नोट कर रहे हो? वैल्यू तो पता ही चल गई है, आंसर लिख लो फाइनल, फिर कैलकुलेट कर। 262 पॉइंट में आ रहा, मैंने डैश डैश लिख दिया, तो मैंने निकाला नहीं है तो हो गया। ऑनलाइन नोट कर लिया? यस अरेंज, चलिए बोर मॉडल पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट और प्राइम मॉडल है। पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट नोट करा देते हैं, है ना। पहले तो एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, आयंस के लिए इन्होंने अपना मॉडल दिया। हाइड्रोजन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब जैसे मान लीजिए हीलियम के लिए अगर मॉडल की बात करनी है तो इन्होंने मॉडल दिया है He+ के लिए। He+ का मतलब है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो बन जाएगा He+, 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन जाएगा। तो या हाइड्रोजन की बात करी थी या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करी थी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, उसके लिए मॉडल दिया था। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। प्लेनेटरी मॉडल की बात आपकी एकदम सही है। लेकिन आप जो बात कर रहे हो, रदरफोर्ड ने बात कही थी, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी आई थी वो ये आई थी कि जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा चार्ज पार्टिकल जो एक्सिलरेटेड है, तो अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा और एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कम होने के बाद अल्टीमेटली उसका रेडियस छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाकर के न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, और एटम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एटम एग्जिस्ट करता है। इसके आंसर में इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि हमेशा एनर्जी एमिट करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स पाथ हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ हैं, केवल उन पे ही मूव करता है। जैसे मान लो वो शेल नंबर 1 पे मूव कर रहा है, तो 1 पे जब तक मूव कर रहा है तब तक वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, और अगर उसको किसी अपने शेल को चेंज करना है तो एक फिक्स अमाउंट, अगर उसको लोअर शेल से अपर शेल में जाना है तो एक फिक्स वैल्यू है, उस फिक्स वैल्यू को वो गेन करेगा कहीं से, तो उसके बाद अपर में जाएगा, या अपर से अगर उसे लोअर में जाना है तो एक फिक्स वैल्यू को वो एमिट करेगा, तब वो अपर से लोअर शेल में आएगा।
तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि लगातार मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो 1 जूल 2 जूल ऐसे करके एनर्जी अपने अंदर से एमिट कर रहा है, इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है। वो एक स्मॉल वैल्यू में एनर्जी एमिट करेगा फिक्स वैल्यू में, या एनर्जी गेन करेगा। जो एनर्जी गेन करेगा या फिक्स वैल्यू में, उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब क्वांटाइजेशन बताया था, तो ये स्टेप्स वाली स्टेयर्स वाली बात कही थी कि कोई पर्सन अगर यहाँ पे है और आपने किसी टाइम पे उससे पूछा आप कहाँ पे हो, तो वो या तो बताएगा यहाँ है या यहाँ है, किसी स्टेयर पे बताएगा ना कि हम इतने स्टेयर्स उतर चुके हैं, है ना। वो ऐसा नहीं बताएगा कि 1.5 पे हम यहाँ लटके हुए हैं, है ना। 3.5 पे मतलब या यहाँ 1/4 पे है, 1/4 1.5 इन सब चीजों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो या तो पहली पे होगा या दूसरी पे होगा या तीसरी पे होगा या चौथी पे होगा या पांचवी पे होगा, ये स्टेयर्स की बात होती है। इसी तरीके से बोर ने बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो पहली बात तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ जो है वो फिक्स है। वो सर्कुलर पाथ क्या है, फिक्स है। पहले वाले को आप बोलते हो n इज इक्वल टू 1, दूसरे वाले को बोलते हो 2, तीसरे वाले को बोलते हो n इज इक्वल टू 3, इस तरीके से 4 5 6, या इनको नाम दिया K L M N O P, ठीक। और भी इनके नाम दिए, इनको बोला ये शेल है, ये ऑर्बिट है, ये स्टेशनरी पाथ्स हैं। स्टेशनरी पाथ का मतलब है उसमें मूव करते हुए एनर्जी उसकी फिक्स है। मान लो अगर ये पहले वाले पे मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू ये फिक्स है, ठीक है। मान लो n इज इक्वल टू 2 पे मूव कर रहा है तो y वैल्यू है, अगर y इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसकी वैल्यू है तो -y इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा होगा। यानी कि एक सर्कुलर पाथ जो है वो भी फिक्स है, उनमें जो एनर्जी है वो भी फिक्स है। अब मान लो उसको फर्स्ट से सेकंड पे जाना है, फर्स्ट से सेकंड पे जाना है। फर्स्ट की एनर्जी है मान लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड की एनर्जी है -y वोल्ट। तो दोनों के डिफरेंस के बराबर इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट है लोअर शेल और ये है सेकंड हो गया हायर। 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, 3 से 4 पे जा रहे हो, तो लोअर टू हायर जा रहे हो। अगर 1 की एनर्जी -13.6 है, सेकंड की एनर्जी अगर -y है, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी चाहिए कितनी, 13.6 -y। अगर छोटी वैल्यू है y की तो 13.6 -y, इतनी फिक्स वैल्यू चाहिए। उतनी ही फिक्स वैल्यू की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके फर्स्ट से सेकंड पे चला जाता है। मतलब बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बीच में कहीं पे भी नहीं है। और जो एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी गेन करेगा उसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल फिक्स है। इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर अपर से लोअर पे आएगा तो फिक्स जगह, उसकी जगह भी फिक्स है, उसका जितनी एनर्जी उसको रिलीज करनी है वो भी क्या है, उसकी फिक्स है। तो ऐसा कुछ वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि वो गिरेगा, उसके लिए जो पाथ है वो क्या है, फिक्स है। अब इनके मॉडल के थ्रू इन्होंने क्या किया और क्या काम किया, एक तो फिक्स वैल्यू बता दी, फिर उसके बाद एक और चीज बोली कि इन जो स्टेशनरी पाथ हैं, जो ऑर्बिट हैं, जो शेल हैं, जिनको शेल भी बोलते हैं, KLMN भी बोलते हैं, 1 2 3 4 भी बोलते हैं, इनमें इनका जो मोमेंटम होता है वो भी एक स्पेशल तरीके का मोमेंटम आप फिजिक्स में पढ़ोगे। अगर कोई मास है m और इस r रेडियस पे वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मान लो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इसके लिए एक मोमेंटम हम लोग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड जे बोलते हैं इसको, और ये बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो बोर ने क्या कैलकुलेट किया, बोर बोलते हैं कि इस पार्टिकल का, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा आएगा mvr इज इक्वल टू NH, वहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में NH अपॉन 4 पाई था, यहाँ पे आता है NH अपॉन 2 पाई।
अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, K में है इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा, n की जगह 1 रख देंगे, h/4 2 पाई। और अगर सेकंड में जाएगा तो n की जगह क्या रख देंगे, 2h/2 पाई। थर्ड में होगा तो 3h/2 पाई। यानी एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स कर दिया, बोला h/2 पाई का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। शेल नंबर के हिसाब से पहले में है तो 1 का मल्टीप्लाई करो, सेकंड में है तो 2 का, थर्ड में है तो 3 का। इस तरीके से पहले इन्होंने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सिखाया और उसकी वैल्यू फिक्स बताई। सर्कुलर पाथ्स बताए जो फिक्स थे, हायर टू लोअर जाना है तो एनर्जी एमिट करेगा, वो भी फिक्स अमाउंट में, और अगर लो टू हाई जाना है तो वो फिक्स अमाउंट में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब चीजों के लिए रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा, ये सब चीजें कैलकुलेट करके बताए। तो ये नेट क्या है, ये बोर मॉडल। दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पहला है कि वो फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। उसको लो टू अप जाना है तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन करेगा, हाई टू लो आना है तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी बिल्कुल फिक्स है, पाथ बिल्कुल फिक्स है, इसलिए रदरफोर्ड वाली वो वाली बात नहीं होगी कि वो जाकर के गिरेगा और खत्म करेगा। हाँ, ठीक। तो अब जितने पॉइंट्स है वो मैंने आपको क्लियर किए, अब आपको एक एक पॉइंट लिखवा देती हूँ और फिर उसके बाद फॉर्मूलाज हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी बात हम लोग। पहली शेल में, हाँ, सेकंड की भी फिक्स है, थर्ड की भी फिक्स, एक पर इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन फर्स्ट में जो मूव कर रहा होगा सबकी एनर्जी उतनी ही होगी। चलिए, बोर मॉडल में सबसे पहला पॉइंट लिखे, इट इज अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, इट इज अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, it is applied for हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ब्रैकेट में लिख लो He प्लस Li प्लस 2 Be प्लस 3, बी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, अगर प्लस 3 का चार्ज है मतलब 3 निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अप्लाई हुआ था, it states that each electron in an atom moves around nucleus in a fixed circular path, called stationary orbits or shell, stationary orbits or shell denoted by
denoted by 1 2 3 4 dash 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 or KLMN dash dash dash। इनको डिनोट करते हैं 1 2 3 4 या KLMN, न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नोट हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑनलाइन। These are called stationary orbit because in these orbits electron have fixed energy। फिक्स्ड एनर्जी, अगर किसी भी एक और फर्स्ट में है तो उसके लिए एक फिक्स एनर्जी है, सेकंड में है तो उसके लिए एक फिक्स एनर्जी है। सब ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? फिक्स। थर्ड पॉइंट लिखिए। इन दीज ऑर्बिट्स electrons angular momentum एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में MVR, ब्रैकेट में लिख लो MVR। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVR कितना होगा? n h अपॉन 2 पाई। n क्या है? शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, टू पाई आता है, वो 2 पाई होता है। हाँ 2 पाई है, जो मैथ्स में पाई लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14, वही पाई है। 2 पाई आर बोल दिया था, गलती से बोल दिया होगा। h जान ही रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट है पाई 3.14, n है शेल नंबर 1 2 3 4 वैल्यू होगी इसकी। n की वैल्यू क्या होगी? एंड सो ऑन। लिख लिया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखिए। if electron moves from lower to higher orbit, it gains fixed amount of एनर्जी गेन करता है फिक्स अमाउंट की। एंड इफ इलेक्ट्रॉन moves from higher to lower orbit, it emits fixed amount of energy। fixed amount of energy।
फिक्स याद रखिएगा, वर्ड फिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में। एग्जाम्पल थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये शेल नंबर 3 है और ये नीचे दिखाया गया शेल नंबर 1। ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 1 है। इस पे एनर्जी की वैल्यू E3 है, इस पे एनर्जी की वैल्यू E1 है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को E3 से कहाँ पे आना है, 3 से 1 पे आना है। कहाँ जाना है, 3 to। तो अभी अभी आपको सिखाया कि अगर हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी अपने अंदर से क्या करेगा, निकालेगा। ठीक, एनर्जी किस फॉर्मेट में निकलेगी, रेडिएशन के फॉर्मेट में। अगर रेडिएशन के फॉर्मेट में निकलेगी तो रेडिएशन इज इक्वल टू वेव। वेव है यानी कि उसमें वेवलेंथ भी होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, न्यू इज इक्वल टू आएगा डेल्टा ई बाई, क्या लगाएं, ई इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, एच न्यू। एच न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला डेल्टा ई बाई डेल्टा ई बाई एच। और डेल्टा ई कैसे निकालोगे आप, डेल्टा ई बाई एच, डेल्टा ई निकालोगे दोनों के डिफरेंस से। E1 माइनस E3 ले लो या E3 माइनस E1 ले लो, एक ही वैल्यू आती है। दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो भी इसकी वैल्यू आई है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ले लीजिए और H से डिवाइड कर दीजिए। जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, एमिटेड रेडिएशन की क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आती है, बोलो बच्चों। अगर हम आपको शेल नंबर 1 और शेल नंबर 3, शेल नंबर 2 सारे की एनर्जी निकालना सिखा दें और आपसे पूछें कि मान लीजिए शेल नंबर 5 से शेल नंबर 2 पे आ रहा है, तो आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का, कितने फ्रीक्वेंसी का वो वेव एमिट करेगा, तो आप निकाल पाओगे। एनर्जी अगर निकालने आती है तो दोनों की एनर्जी निकालेंगे अलग अलग, फिर डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद H से डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कोई समस्या? एमिटेड के लिए भी ऐसे ही करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर एब्जॉर्ब एनर्जी के लिए भी लगाना है तो भी डेल्टा ई ले लेते हैं, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे लिख लो, एनर्जी change is not continuous। इसका क्या मतलब है, जैसे हाँ फिक्स अमाउंट में, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप मार्केट गए है ना, आपको शक्कर खरीदनी है। अब आप मार्केट में सारी जो शॉप्स हैं वो ऐसी कर दी गई हैं जिसमें कि आप या तो 1 किलो खरीदो, 2 किलो खरीदो, 3 किलो खरीदो, इसके मल्टीपल में ही खरीद सकते हो। यहाँ ग्राम और पाव किलो और आधा किलो और इसका कोई कॉन्सेप्ट सारा हटा दिया जाए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के मल्टीपल में ही खरीदोगे। 1 kg, 2 kg, 3 kg, हाफ, 1/4, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यानी कि बीच के वो डेटा आएंगे ही नहीं, उतना उस डेटा की आप शुगर खरीद ही नहीं सकते। यहाँ पे भी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मान लो एक की एक्स है, दूसरे की वाई है। तो अगर इस शेल से इस शेल पे आना है तो एक्स और वाई के डिफरेंस को आप क्या करोगे, एमिट करोगे, अगर एक्स ऊपर वाला है, वाई नीचे वाला है ना। और अगर y से आपको x पे जाना है तो y माइनस एक्स वैल्यू सेम आती है।
y माइनस एक्स की आप एब्जॉर्ब करोगे। इसके बीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, y माइनस एक्स माइनस टू, वाई माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस टू, है ना। मतलब एक फिक्स एनर्जी है, उतनी आपको खर्च करनी है, या तो एमिट करनी है या एब्जॉर्ब करनी है। तो हमको नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को, तब वो एक शेल से दूसरे शेल पे जाएगा। पूरा अमाउंट क्या है इन्होंने फिक्स कर दिया, बोला नहीं, ऐसे नहीं कि 1 जूल 2 जूल 0.2 जूल निकल रही है, वो एमिट कर रहा है, वो छोटे छोटे बड़े बड़े रेडिएशन एमिट कर रहा, नहीं, एक फिक्स रेडिएशन, वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिक्स है, एनर्जी बिल्कुल फिक्स है। जब ये फिक्स है, डेल्टा ई फिक्स है, तो न्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, फिक्स ही आएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे बनाते हैं असर्शन टाइप क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी चेंज इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, अब इन्होंने एनर्जी कैलकुलेट की, रेडियस कैलकुलेट की, वेलोसिटी कैलकुलेट की, तीनों के फॉर्मूला हमें याद रखने हैं और कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान रखना है। तो एनर्जी का पहला फॉर्मूला, एनर्जी का लिखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ई एन लिखते हैं, अगर एन शेल नंबर है तो ई एन का फॉर्मूला आर एच डिवाइडेड बाई वन एन स्क्वायर, ये लिखेंगे। एन है शेल नंबर 1 2 3 4। आर एच एक साइंटिस्ट ने एक कांस्टेंट निकाला था, रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। आर एच की वैल्यू क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इतना निकाला क्यों इन्होंने, है ना। निकाल निकाल के क्या, और यहाँ पे एक अच्छा सा एडिशनल साइन लगा लो, माइनस, माइनस का मतलब सिखाएंगे, माइनस, माइनस साइन भी लगा लो। सेकंड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। हाँ, अभी बताते हैं इसका मतलब। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n²। n है शेल नंबर, ठीक है। पहला फॉर्मूला माइनस आर एच डिवाइडेड बाई n², दूसरा फॉर्मूला -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n²। थर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1 था एनर्जी का, ये 2 था। अरे यार ये डेट 13.6 माइनस में डिवाइडेड बाई n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर वाला फॉर्मूला जूल में निकालने के लिए था, नीचे वाला किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जल्दी करो, अरे इसके लिए नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला लिखो।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये तीनों फॉर्मूला किसके लिए थे? हाइड्रोजन के लिए। मतलब अगर कोई और एटम है तो एक और चीज है। ये तीनों किसके लिए थे? हाइड्रोजन के लिए। RH का कुछ वैल्यू भी तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है, अभी बताएंगे। नोट कर लिए ये तीनों फार्मूला। हाइड्रोजन के लिए हैं। एक सवाल में एक ही फार्मूला लगाएंगे, सब नहीं लगाएंगे, अकॉर्डिंगली देख लेंगे। लेकिन ये केवल एक एटम के लिए, इसमें थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे एटम्स के लिए बने, लाइक वाले के लिए दूसरा। हाइड्रोजन लाइक इन्होंने मॉडल क्योंकि हाइड्रोजन के लिए दिया था ना, क्लास सुनो, इन्होंने मॉडल हाइड्रोजन के लिए दिया था तो फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए बनाया था, फिर उसको किसके लिए बनाया गया? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। जिसमें कौन कौन से आए थे? He+ लिया था हमने, Li+2 लिया था, और क्या लिया था? B+3, इस तरीके से। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा। सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे Z² आ जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है, बस Z² का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। Z² का क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये किस में था? जूल में। क्लियर है बात? Z है एटॉमिक नंबर ऑफ, जैसे मान लो क्वेश्चन He+ का है तो He+ के लिए Z क्या लगा दोगे? 2, n का स्क्वायर, Z²/n²। अब एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर रेडियस और वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक साथ सारा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक एक एनर्जी का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पूछूंगी, सबको ओरल याद होना चाहिए। कितने हैं? 5 कहाँ है? 5 कहाँ हुए? ये 2 याद करने हैं, और हाइड्रोजन लाइक एटम में Z² का मल्टीप्लाई करना है, यही तो याद करना है, और क्या करना है? उसमें यही तो चेंज आया, Z² का मल्टीप्लाई तो किया है। ऐसे करोगे तुम लोग तो कैसे करोगे? अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम लोग घबरा रहे। चलो सवाल करें। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से, एकदम छोटू छोटू न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे अगर बड़ा भी आ जाए तो आप कर लें, बड़ा आएगा नहीं। बोर मॉडल से बड़ा सवाल नहीं आता है। एनर्जी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला याद कर लीजिए, अप्लाई करना सीख लीजिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, आप एकदम मक्खन की तरह करके आएंगे और सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटे छोटे। पहला, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब n इज इक्वल टू क्या लेना है 1। एनर्जी निकालनी है, जूल में भी निकालिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। एक में निकालने का मन हो तो एक में ही बता दीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए बताया है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कोशिश कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आंसर आना चाहिए। पृथिका बात समझ आ रही है? हर्षित फॉर्मूला क्या था? एक तो ये वाला था सबसे इजी वाला 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो शेल नंबर 1 है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। शेल नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी क्या होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यही जूल में निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ पे कुछ था नहीं n स्क्वायर था तो यही वैल्यू आ जाएगी। बोलो बच्चों, इजी था। चलो अब दूसरा सवाल कर, अच्छा सा ऐसा ही। चलो क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेशियो निकालना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेकेंड शेल ऑफ Be+3 and first shell of He+। एक इलेक्ट्रॉन है आपका सेकेंड शेल Be+3 में और एक इलेक्ट्रॉन है आपका फर्स्ट शेल ऑफ He+ में। दोनों की एनर्जी का क्या निकालना है रेशियो। दोनों की एनर्जी अलग अलग निकाल लो और फिर रेशियो निकाल दो। दो कॉलम ऐसे बना लो, दो कॉलम बना लो, एक में Be+3 के लिए निकालो और एक में He+ के लिए निकालो। इसके फर्स्ट शेल की एनर्जी है तो उसका नाम E1 रख दो, इसके सेकेंड शेल की एनर्जी है तो इसका नाम E2 रख दो, निकाल लो और दोनों का रेशियो निकाल दो। फिर E2/E1 निकाल लो। ये Be+3 के लिए है और ये है He+ के लिए। रेशियो निकाल के बताओ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, हीलियम का 2। हम्म 1:2 आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे आंसर थोड़ी मालूम है। 2:1 आराम से निकालो, इजी है सवाल। 1:1 आ रहा है, ओके देखते हैं। देखा जाए। पृथ्वी का आंसर आया हर्षित तिवारी
निकाल के बैठ जाए, अभी चेक करते हैं। 1 आ रहा है, इन लोग का भी 1 आ रहा है, देखते हैं। बेरिलियम +3 के लिए निकालना है, वो वाला -13.6 वाले की वैल्यू इजी है, वही ले लेते हैं। तो सेकंड शेल के लिए निकालना था बेरिलियम के, -13.6 Z²/n², यही तो लगाना है। Z हो गया बेरिलियम का, कितना बताया था 4, तो 4 का स्क्वायर, और शेल नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और E1 क्या निकलेगा इसके लिए, हीलियम के लिए फर्स्ट शेल का है, तो -13.6। यहाँ पे Z क्या लगाओगे, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 2, और शेल नंबर कौन सा है 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -13.6 इंटू 4 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 करोगे तो एक 4 कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी -13.6 इंटू 4। सेम वैल्यू आ रही है दोनों, अगर दोनों सेम वैल्यू है तो रेशियो भी क्या आएगा 1 का आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है तो रेशियो 1:2। सही है बात, बोलो बच्चों, कर लेंगे, एक और करिए। हाँ पूछ सकते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, सबको क्लियर है, सब कर पा रहे हैं। एन और जेड की वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला रखना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजी पूछ लिया, इतना इजी सवाल क्यों पूछते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ऑर्बिट को बोर ऑर्बिट भी बोलते हैं ना, बोर ने बोला था तो ये बोर की ऑर्बिट हो गई। फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is -2.18 into 10⁻⁻18 जूल। ठीक है भाई, इट्स एनर्जी पहली ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, इट्स एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो तो क्या होगी एनर्जी, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस के हिसाब से निकालना है। 1/9 ऑफ द वैल्यू, जो पहले की वैल्यू थी उसकी क्या होगी 1/9 होगी, 1/27 होगी, 3 टाइम्स होगी, 1/3 होगी। पहले शेल की एनर्जी दे रखी है, तीसरे की पूछी है कि तीसरी वाली पहले वाले के 1/9 होगी, 1/27 होगी, 3 टाइम्स होगी। 2.18 से निकाल लो कि कितनी है, 1/9 ही आ रहा है, पहला आंसर है। आराम से निकालो तसल्ली से, कुछ गलत किया आपने, आंसर तो यहाँ पे कुछ और है। वन बाई नाइन ही आ रहा है।
इसमें गलत फीड किया इन्होंने। निकालें? निकाल भी ली होगी आपने। ये दे भी रखा था, और अगर हम लोग n स्क्वायर से पहले शेल की रखते तो यही आता। ये पहले शेल का था, ये फर्स्ट शेल की एनर्जी थी, अब थर्ड की निकालनी थी, E3। देख पा रहे हैं? सबको समझ आ रहा है बच्चों? कुछ खास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है। थ्री का स्क्वायर कर देंगे तो पहले का 1/9 ही तो आ जाएगा, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ना। क्लियर है? अब अगर किसी क्वेश्चन में दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालना हो, और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा हो थर्ड से फर्स्ट पे या फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा हो, एनर्जी डिफरेंस निकालना हो, और एनर्जी डिफरेंस निकाल के न्यू निकालना हो, तो क्या निकाल लेंगे? निकाल लेंगे तो निकाल दीजिए फटाफट। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग अगले पेज पे। वैल्यू आपके पास यही है, वैल्यू लगा लीजिएगा सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया ये। उसमें आप चाहें तो 13.6 वाली भी यूज कर सकते हैं ना, एनर्जी डिफरेंस, लेकिन वहां पे क्योंकि एमकेएस में लिया तो जूल वाला ही लेना। वो फॉर्मूला क्या है एमकेएस का? चलो, इफ इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom moves from n is equal to 3 to n is equal to 1, then frequency of radiation emitted is equal to, प्रोसेस समझ में आ रहा है? You have to calculate E1, you have to calculate E3, you have to calculate delta E, और फिर उसके बाद उसमें H से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी। 2.18 वाला लेना फॉर्मूला, जूल वाला, क्योंकि H की वैल्यू वहां पे हम जूल इंटू सेकेंड में लेंगे। सारांश करिए, इधर उधर नहीं देखना है। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, E1 की या E3 की? आराम से सोच लो, माइनस में है वैल्यू। E3 की बड़ी होगी, माइनस में है वैल्यू, ये भी देख लेना। वैसे डिफरेंस सेम ही आएगा, डिफरेंस लेना है आपको तो। तीन से एक पे जा रहा है ना, तो डिफरेंस लेना है तो ले लो, E1 माइनस E3, फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे फिजिक्स में करते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। H की वैल्यू ये ले लेना, जूल इंटू सेकेंड। अप्रॉक्स में भी दिखा सकते हैं आंसर। लंबा कैलकुलेशन है। प्रोसेस सबको समझ आ रहा है? मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, देखिएगा आप लोग सही कर रहे हैं या गलत।
कैलकुलेशन लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने अपने मन से दे दिया क्वेश्चन। पहले निकाल लें E3, फॉर्मूला वही रखना हाइड्रोजन के लिए, Z=1 हो जाता है, इसलिए Z नहीं रखते हम लोग, 3 का स्क्वायर आ गया है ना, और E1 निकाल लिया, वन का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब फाइनल कहाँ पे है, 3 से 1 पे जा रहा है, अरेंज, डेल्टा ई निकाल लें, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E1 माइनस E3 कर देते हैं, E3 माइनस E1 भी चलेगा। E1 कितना है और ये कितना था, हाँ यहाँ वैल्यू प्लस में आ जाएगी क्योंकि माइनस में था ना, बीच में साइन माइनस का आया, यहाँ पे 9 आ गया, तो ये आ जाएगा कितना, भाई 9 आ रहा है ना, ये 9 इंटू दिस और ये 1 इंटू दिस, तो 10 इंटू ये लिख सकते हैं, नहीं ये माइनस भी है तो माइनस करो, ये 9 है और ये कितना है 1 टाइम है, तो आपका माइनस में आ जाएगा 8 इंटू दिस पर, ये आ गया आपका क्या, डेल्टा ई, क्या आ गया ये डेल्टा, अब डेल्टा ई आ गया तो एच से डिवाइड करके न्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना सही, मैंने वैसे तो सही की है। कैलकुलेट कर लिया, ये आ रहा है, प्रोसेस तो समझ आ रहा है ना सबको, कैलकुलेशन वगैरह तो चलो ठीक है, अरेंज, अरेंज क्या बात है, आपकी बैटरी कैसे जा रही है, अरेंज जी, एच से डिवाइड कर देंगे तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन हटा देंगे है ना, फ्रीक्वेंसी थोड़ी माइनस में आएगी, माइनस साइन हटा देंगे, तो वैल्यू वैल्यू काटेंगे तो जो भी वैल्यू आए निकाल लेना, हमें आंसर पता नहीं है, 3 पॉइंट में आ रहा है समथिंग समथिंग, ये 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा, जो भी आ जाए, और ये हो गया -18 और +34 और डिवाइडेड बाय 6.6, 34 और 18 कितना आ जाएगा, बोलो भैया, 16 आ रहा है, तो ये 6.6 है तो कितना आ जाएगा, 7 के अराउंड मान लो, तो 2 पॉइंट में कुछ आएगा, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, आप देख लेना, हमारे पास आंसर नहीं है, हमने तो अप्रोक्सीमेशन, आपको निकालना पड़ेगा ऐसा, मतलब हमारे जैसा नहीं ले सकते आप, प्रॉक्सी ज्यादा नहीं ले सकते, हाँ समथिंग समथिंग, 3 पॉइंट में आ रहा है एग्जैक्ट, सही है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ही ले लिया, फिर 15, 15 ठीक है।
क्या उन्होंने एग्जैक्ट निकाला है, हमने सारा क्या मार दिया है, अप्रोक्सीमेशन। हम ये कह रहे हैं कि ये आंसर हमारा, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। अब ओके हैं? अब जो आप सही कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी हर्ट्ज में, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स एक ही बात है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी, रेडियस, फलाना ढिमका सब करेंगे। इसकी क्लास हो गई आपकी। आज के टॉपिक में आपको अच्छा लगा?